औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपके घर में भी सब खैरियत होगी। जी, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, और बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन के अंदर हम मल्टीप्लेक्सिंग और स्प्लिटिंग टेक्निक जो उसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम क्या मतलब है इस चीज़ का कि the bandwidth utilization is the wise use of available bandwidth to achieve the specific goals, and the efficiency they can be achieved by multiplexing, that is sharing of the bandwidth between the multiple users. देखिए, बात यह है कि बैंडविड्थ के हवाले से तो हमने दो बातें पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि बैंडविड्थ जो है वो दो कॉन्टेक्स्ट में हम उसको इस्तेमाल में लाते हैं। एक बैंडविड्थ जो कहलाती है वो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और एक बैंडविड्थ कहलाती है इन टर्म्स ऑफ बिट्स पर सेकंड के हवाले से। यानी एक बैंडविड्थ वो है कि जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल आपका जो मीडियम है या जो आपको अवेलेबल फ्रीक्वेंसी एलोकेट की जाती है फॉर द कम्युनिकेशन के लिए, वो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ कहलाती है। कि आपको आपका जो चैनल बना है, आपका जो चैनल बनेगा उस चैनल की उसकी कितनी कैपेसिटी है और किस से लेकर किस यानी किस पार्टिकुलर रेंज में आपको ये बैंडविड्थ एलोकेट की गई है। और दूसरी बैंडविड्थ हम ये बताते हैं कि जी हमारा जो मीडियम है उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो एक वक्त में एक सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो बेसिकली देखिए, बैंडविड्थ और फिर आते यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन कहते हैं ये यानी यूटिलाइज करना। यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्स है, एक आम इंग्लिश का लफ्ज़ है, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्स है उसको आपने किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से इस्तेमाल में लाना है। यूटिलाइजेशन के लिए हम दो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। एक होती है प्रॉपर यूटिलाइजेशन या नॉर्मली कह सकते हैं, और एक होती है अंडर यूटिलाइजेशन। यानी अगर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो रही है तो इसका मतलब है कि वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो रही है, उसकी यूटिलाइजेशन अच्छी है। और लेकिन अगर आप कहेंगे जी एक चीज़ की एक प्रोडक्ट की या एक किसी भी यूनिट की जो वो है वो अंडर यूटिलाइज है। अंडर यूटिलाइज का मतलब है कि रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन उसके इस्तेमाल करने वाले बहुत कम हैं। तो बेसिकली बात ये होती है कि हम अपनी बैंडविड्थ को किस तरीके, ऐसा कौन सा तरीका करें कि जो आपका वाइज यूज़ है अवेलेबल बैंडविड्थ, ताकि स्पेसिफिक गोल्स को आप अचीव कर सकें। लेकिन बात यह है कि आप आज जो है इस वक्त आप 4G और 5G की दुनिया में रह रहे हैं। ठीक है, अगर आप आज से 5-10 साल पीछे चले जाएँ तो उस टाइम आपके पास 3G था या 2G था। उससे पीछे चले जाएँ तो 1G का नेटवर्क था। उससे पीछे चले जाएँ तो आपके पास पुराने नेटवर्क थे। लेकिन उसकी वजह क्या थी कि हमारे पास आज का जो एक 5G का या 4G का मोबाइल यूज़र है, वो एक जो मोबाइल कंपनी है उसके अरबों यूज़र हैं, करोड़ों अरबों यूज़र हैं। ठीक है, लेकिन आज से 20 साल पहले उसके लिमिटेड यूज़र्स थे, यानी कम यूज़र्स थे। तो बेसिकली यूटिलाइजेशन का यही मतलब होता है कि आप एक चीज़ को वाइज़ली अक्लमंदी से इस्तेमाल करें। जैसा मिसाल के तौर पे अगर आप एक घर बनाते हैं, तो अगर आप जब घर बनाते हैं तो आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्स है यानी अवेलेबल जो एरिया है, ठीक है, 5 मरले है, 10 मरले है, जितने भी आपके पास अवेलेबल एरिया है, आप एक ऐसा डिज़ाइन करते हैं और ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप एक 5 कमरे का प्लाट है और आप उसके ऊपर सिर्फ सारी जगह ओपन रखते हैं और सिर्फ एक कमरा बना लेते हैं, तो ये जो है उस 5 मरले की यूटिलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है जी। लेकिन अगर आपके पास फैमिली बड़ी है और आप कहते हैं कि जी मैं, तो आपने एक ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे ताकि उस फैमिली के अंदर आपके जो घर के फैमिली मेम्बर्स हैं उसके रहने के लिए ये जो घर है आप जो बना रहे हैं वो बिल्कुल सबकी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। तो यूटिलाइजेशन का मतलब यही होता है कि आप वाइज तरीके से यानी अक्लमंद तरीके से अवेलेबल जो बैंडविड्थ है उसको आप यूज़ करें। ठीक है, और ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अब जो एफिशिएंसी होती है किसी भी चीज़ की, हम नेटवर्क्स के ऊपर हम देखें तो हम एफिशिएंसी जो है वो हम अचीव कर सकते हैं बाय मल्टीप्लेक्सिंग।
ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? दिस इज द शेयरिंग ऑफ द बैंडविड्थ बिटवीन द मल्टीपल यूजर। आपके पास जो अवेलेबल बैंडविड्थ है उसको आप शेयर करवा लें, जिसके बहुत से लोग यूजर, मल्टीपल यूजर जो उसको इस्तेमाल में कर सकें। तो मल्टीप्लेक्सिंग आपने पढ़ी भी होगी पिछले यूनिट, पिछले सेमेस्टर में डीएलडी के अंदर आपने मल्टीप्लेक्सर पढ़े होंगे, डी मल्टीप्लेक्सर पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये उसी किस्म की कहानी है। तो स्टार्ट हम करते हैं जी मल्टीप्लेक्सिंग का। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या है? देखिए मल्टीप्लेक्सिंग का ये मतलब है, जैसे ये मिसाल के तौर पे आपके पास क्या है, तो मल्टीप्लेक्सर क्या काम करता है? एक तरफ आपके पास जो है नंबर ऑफ इनपुट ज़्यादा होते हैं और आगे क्या होता है, उसका एक ही इनपुट होता है, यानी मैनी इनपुट एंड वन आउटपुट। तो डी मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है? वन इनपुट एंड मैनी आउटपुट, ठीक है जी। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? whenever the bandwidth of the medium linking the two devices is greater than the bandwidth needs of the devices, the link can be shared. Multiplexing is a set of techniques which allows the simultaneous transmission of multiple signals across a single data link. As data and telecommunication use the increases, so this does traffic. कहते हैं कि जब कभी भी देखें बैंडविड्थ, आपकी जो मीडियम की बैंडविड्थ है जो दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर रही है, ये याद रखें। अगर जो दो डिवाइसेस के दरमियान जो मीडियम बैंडविड्थ है जो अवेलेबल है, जो आपको चाहिए, अगर वो बड़ी है, ज़्यादा है, ठीक है, डिवाइसेस की नीड्स की बैंडविड्थ के मुकाबले में, यानी जो डिवाइसेस को जो बैंडविड्थ चाहिए वो तादाद कम, उसकी क्वांटिटी कम है, यानी उसकी रिक्वायरमेंट कम है, और आपको जो अवेलेबल मिली है वो ज़्यादा है, फिर इसका मतलब है कि आप अपने लिंक को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग और कुछ भी नहीं है, ये भी आपने पढ़ा होगा। दिस इज बेसिकली टेक्निक, एक सेट ऑफ टेक्निक्स है कि आपने मल्टीपल सिग्नल्स को साइमल्टेनियस ट्रांसमिट करना है अगर आपके पास आगे क्या हो, सिंगल डाटा लिंक हो। जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा साइमल्टेनियस रिसोर्सेज हैं, ठीक है, या आपके पास ज़्यादा डिवाइसेस हैं और आपके पास आगे जो है सिंगल लिंक है, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है? आपने उसके लिए मल्टीप्लेक्सिंग करनी होती है। ये याद रखिए, ये मल्टीप्लेक्सिंग का ये तरीका है। तो ये और कुछ भी नहीं है, ये एक टेक्निक है, इसके लिए आप मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं। तो ये इस चीज़ को आप ज़हन में ले आएँ कि जिस तरह आप लोगों ने डीएलटी के अंदर मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर पढ़े हैं, बेसिकली क्या है, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग का काम करना है, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, उसके सर्कल्स में मल्टीप्लेक्सर भी लगाएंगे। अब वो कितने लेवल के मल्टीप्लेक्सर को सपोर्ट करता है, ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। दिस इज इट इज अ टेक्निक, इट इज सॉल्यूशन that if we have multiple devices and we have only single data link, so if we want to transmit all these devices the data of all these devices, if we want to share the link, then we use for this purpose is multiplexing. अब मल्टीप्लेक्सिंग की फिर कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रही है। एक है जी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको हम एफडीएम कहते हैं। एक को हम कहते हैं वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको हम डब्ल्यूडीएम कहते हैं। फिर एक कहलाती है सिंक्रोनस टीडीएम, ठीक है, और एक कहलाती है स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है जी। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो बेसिकली उसकी तीन डिवीजन है, पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। इन अ मल्टीप्लेक्स सिस्टम एन लाइन्स शेयर द बैंडविड्थ ऑफ वन लिंक, ठीक है। ये भी आपको पता होगा कि हमारे पास अगर मल्टीप्लेक्स सिस्टम हो तो हमारे पास एन लाइन्स होंगी। एन क्या है? एन एनी नंबर ऑफ लाइन्स है, एनी नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं जो कि आपके एक लिंक की बैंडविड्थ को शेयर कर रहा है। The transmission streams to a multiplexer, which is called MUX, and you know that it's called MUX, which combines them into a single stream, that is many to one. इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा सर्किट है जो n नंबर ऑफ इनपुट लेता है, लेकिन आगे जो है एक टाइम के ऊपर उसको आगे एक वक्त में सिर्फ एक आउटपुट आगे प्रोड्यूस करता है। एट द रिसीविंग एंड क्या है? द स्ट्रीम इज फेड इनटू अ डीमल्टीप्लेक्सर। अब रिसीविंग में जब आप रिसीविंग साइड के ऊपर जाएंगे तो सेंडर साइड के ऊपर आपके पास क्या लगे होते हैं? मल्टीप्लेक्सर लगे होते हैं, और आपके पास रिसीवर साइड के ऊपर क्या होता है? डीमल्टीप्लेक्सर लगे होते हैं। तो डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या करेगा? डीमल्टीप्लेक्सिंग, जिसको कहते हैं डीमक्स, it separates the stream back into its component transmission, that is one to many, and directs them to their corresponding lines, ठीक है। तो डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है? एक ऐसी सर्किट है जो कि एक इनपुट लेता है और आगे जो है मल्टीपल आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू देयर टाइम लिमिट, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये एक ही लिंक है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं जैसे आप
तो यहाँ पे ये याद रखें कि द वर्ड लिंक रेफर्स टू द फिजिकल पाथ। तो ये आपको कंप्यूटर की जुबान में ये पता होना चाहिए कि लिंक क्या होता है, फिजिकल पाथ को कहते हैं। ठीक है, जो फिजिकल लिंक जो होता है उसको हम लिंक कहते हैं। नेटवर्क की दुनिया में, कम्युनिकेशन की दुनिया में लिंक उसको कहते हैं जब आप एक जो फिजिकल, जैसे आपके पास घर में एक टेलीफोन तार आई है जिसके ऊपर आप DSL और इंटरनेट यानी वॉइस लगाते हैं, तो ये आपकी एक लिंक है। आपको PTCL की तरफ से एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि फिजिकली आपके घर में बाहर से एक तार आई है, ये लिंक है। लिंक जो होते हैं फिजिकल पार्ट हो जाते हैं, और जो चैनल होते हैं उसको कहते हैं लॉजिकल पार्ट। एक लॉजिकल तरीके से रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ द लिंक which carries a transmission given pair of lines। वर्ड चैनल क्या होता है, ये उसी लिंक का एक छोटा सा पोर्शन होता है। तो एक से ज़्यादा चैनल हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन लिंक हमेशा एक ही होता है। ठीक है, चैनल क्या होगा, पोर्शन ऑफ द लिंक विच कैरीज द ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन कैरी करता है, और बिटवीन अ गिवन पेयर ऑफ लाइन, जो कि अब मेरे पास पेयर ऑफ लाइन्स हैं। ठीक है, तो वन लिंक कैन हैव मेनी चैनल्स, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड हियर। एक लिंक जो है वो एक से ज़्यादा चैनल्स को सपोर्ट करता है, यानी एक लिंक के अंदर एक से ज़्यादा चैनल हो सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपका जो लिंक है, जो आपके घर में जो PTCL की तार आई है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर आपके पास जो है दो काम हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर दो काम हो रहे हैं, इसी वायर के ऊपर आप इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं, और इसी वायर के ऊपर आप जो है वो अपनी टेलीफोन भी दूसरों को मिला रहे हैं PTCL के ऊपर या किसी और नंबर पर। तो आप ये कह सकते हैं कि लिंक आपका एक है, ठीक है, लेकिन चैनल आपके दो हैं। ये क्या आप कह सकते हैं, ठीक है, वो चैनल तो हम जनरली बहुत से होते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि दो चैनल हैं जी। एक चैनल जो है वो डाटा के लिए हम इस्तेमाल में ला रहे हैं, इसी लिंक को इस्तेमाल करते हैं, और एक डाटा जो है, एक चैनल जो है वो हम इंटरनेट के ऊपर या वॉइस के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे हमें मल्टीप्लेक्सिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए ना। देखिए मिसाल, अब देखिए आपके पास, हमारे पास क्या, अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग ना करें, अब मेरे पास सेंटर साइड पे 4 डिवाइसेस हैं और रिसीविंग साइड के ऊपर भी 4 डिवाइसेस हैं। तो अगर मेरे पास, मैं अगर मल्टीप्लेक्सिंग ना होती तो मुझे क्या करना पड़ता, अगर मैं फर्स्ट वाले को मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पे कनेक्ट करता, फिर इसको इसको साथ कनेक्ट करता, इसको इसके साथ, तो आपके पास कितने लिंक चाहिए, आपको 4 लिंक चाहिए, फिजिकल पार्ट चाहिए। ठीक है, अब अगर आप इसमें इसको लिंक करने तो आपको एक और लिंक चाहिए, इस तरह अगर आपने इसको इसके साथ लिंक करना था तो आपको, ये तो वो है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मल्टीप्लेक्सिंग नहीं है और ये यूज़र इसको कंप्यूटर भेजना चाहता है, और ये यूज़र आपने इसको भेजना चाहता है, ये इसको भेजना चाहता है, ये इसको भेजना चाहता है, ठीक है, तो उस सूरत में आपके पास क्या होगा कि हमारे पास अगर मल्टीप्लेक्सिंग नहीं होती है, नॉमिनल नहीं, तो हमने आपके फिर हर एक के लिए एक सेपरेट लिंक बनाना है, एक फिजिकल पाथ बनाना है। ठीक है ना, जिस तरह आपने वो टोपोलॉजीज पढ़ी है, तो मैश के अंदर आपने पढ़ा था कि मैश टोपोलॉजी होती है, और एक जो है वो एक एक फुल मैश होती है, और एक जो है वो ट्रू मैश होती है। तो ये वही चीज़ हम बात कर रहे हैं। लेकिन मल्टीप्लेक्सिंग अगर हमारे पास है, तो देखिए मल्टीप्लेक्सिंग में क्या है, हमारे पास हमने सिर्फ यहाँ पे क्या लगाना है, मक लगाना है। बात आपका एक है, लेकिन चैनल आपके 4 बनेंगे, चैनल आपके 4 बनेंगे। बात आपका एक है, फिजिकल बात एक है, चैनल आपके 4 बनेंगे। ठीक है, लेकिन आपने इन तमाम चारों को क्या कर दिया, एक मक से अटैच कर दिया। ठीक है, मक से अटैच करने के बाद आप उसको क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या होगा, डीमक्स लगेगा। ठीक है, अब इसका जो डाटा इधर से ऊपर आएगा, उससे आगे पार्टिकुलर चीज जिसको भेजना है, डीमक्स क्या करेगा, इन्हीं 4 चैनल को, बात आपके एक है लेकिन चैनल बनेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आगे फिर जिसको जिसने डाटा भेजा है वो आगे उसको रिसीव करेगा। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है। तो ये याद रखें, मैनी टू वन, मैनी, इफ वी हैव मैनी इनपुट, ठीक है, एन इनपुट, ये आपने पढ़ा होगा, 4+1 मल्टीप्लेक्सर, 4x1 मल्टीप्लेक्सर, 8 मतलब, तो आपने मुख्तलिफ मल्टीप्लेक्सर के सर्किट्स भी पढ़े होंगे। तो बिल्कुल ये चीज़, तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ये आप याद रखें कि ये बेसिकली टेक्निक का नाम है। ये हर जगहों पे भी हर जगहों पे इस्तेमाल होती है। हम डिवाइसेस के अंदर हम ये सर्किट्स बनाते हैं जहाँ पे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये इसका बहुत से इस्तेमाल है, हर जगह इसको हमने इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये टेक्निक का नाम है, और ये सर्किट्स हम बनाते हैं, टेक्निक्स के साथ हम इसको हैंडल करते हैं। तो एक तरफ many inputs one output, this is multiplexer, one input, ठीक है, having the multiple information but several output, तो ये मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, ओके, इसको भी आप देते हैं, डिवाइडेड रेलिंग इनटू चैनल। तुम्हारे पास क्या, एन इनपुट लाइंस हैं, ये हमारा मल्टीप्लेक्सर लगा है, मक्स और डीमक्स, ये हमारे पास है, एक लिंक है लेकिन चैनल ज़्यादा है।
n चैनल्स होंगे, ठीक है। और इसी तरह दूसरी तरफ जाएंगे तो लिंक आपके पास होगा, चैनल्स आपके पास सेपरेट होंगे लेकिन आउटपुट लाइन जो होगी वो एक से ज़्यादा होगी। तो ये याद रखें हमारे पास जो है मल्टीप्लेक्सिंग की 3 टेक्निक्स हैं। मल्टीप्लेक्सिंग क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं, एनालॉग और डिजिटल, ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास जो है 3 बेसिक टेक्निक्स हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन जिसको हम एफडीएम कहते हैं, वेवलेंथ डिवीजन जिसको हम डब्ल्यूडीएम कहते हैं, और तीसरी है टीडीएम जिसको हम कहते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। जो एफडीएम है और जो डब्ल्यूडीएम है ये एनालॉग सिग्नल्स पे काम करती है, एनालॉग कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। और जो टाइम डिवीजन होती है टीडीएम जो होती है ये हमारी डिजिटल ट्रांसमिशन में हम इसको बताते हैं। हम ये वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं जी। ओके जी, एफडीएम क्या है ये देखिए। एफडीएम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, an analog technique which can be applied when the bandwidth of the link which are in hertz, okay, this is hertz, ये याद रखें। फ्रीक्वेंसी जो हम यहाँ पे बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं वो हर्ट्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो वाला हर्ट्ज, बीपीएस वाला हर्ट्ज नहीं, बीपीएस वाली बैंडविड्थ नहीं, हर्ट्ज वाली बैंडविड्थ, ठीक है। when is the greater than the combined bandwidth of the signals to be transmitted. The signals generated by each sending station modulate the different carrier frequency. The carrier frequency they are separated by the sufficient bandwidth to accommodate the modulated signal, and the strips of the unused bandwidth which are called guard bands to prevent signals from overlap. बिल्कुल उसी तरह देखें आपके पास हमने जैसे पहले आपने बार बताया था कि हमारे पास हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल, ये टेक्निक कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे पास जो अवेलेबल बैंडविड्थ की जो लिंक की जो बैंडविड्थ है जो कि हर्ट्ज में है, अगर वो बहुत ज़्यादा है, उनकी तादाद ज़्यादा है और जितने हमने सिग्नल जो हमने डिवाइसेस के या जो सिग्नल्स हमारे पास जो यूज़र हैं, जो डिवाइसेस हैं, उनको जो अवेलेबल बैंडविड्थ है उनको अगर हम कंबाइन भी कर लें और फिर भी हमारे लिंक की बैंडविड्थ ज़्यादा है तो फिर हम वहाँ पे एफडीएम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर जैसे ये है इनपुट लाइन है एक तरफ आपके पास, तो अब आपके पास हमने इस लिंक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर, 3 इनपुट लाइन्स हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और ये जो 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी बेस्ड होगा। कि हर चैनल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, हर चैनल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, ठीक है। उस चैनल की मतलब एक इनपुट लाइन का मतलब क्या है कि मेरे पास ये एक डिवाइस है, ये दूसरी डिवाइस है, ये तीसरी डिवाइस है। तो इस डिवाइस के लिए हमने एक अलग चैनल बना दिया, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितनी उसको डाटा चाहिए, जितनी उसको बैंडविड्थ चाहिए, तो हमने इस मेन लिंक की जो बैंडविड्थ है जो आपको मिली हुई है इसको अब डिवाइड कर रहे हैं bandwidth of each signal या bandwidth of each device। इसी तरह ये जो चैनल 1 है ये आपकी इस इनपुट डिवाइस का है, ये चैनल 2 जो है ये इस इनपुट डिवाइस का है, और ये जो चैनल 3 है ये इस इनपुट डिवाइस का है। तो लिंक को हमने 3 चैनल में डिवाइड कर दिया। डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या करेगा, आपने इसको उसी तरीके से जिसको भेजना है तो वो उसी तरीके से चैनल 1 जो है वो इस डिवाइस को जाएगा, चैनल 2 उसको जाएगा और इसको इस तरीके से ट्रांसमिट करेगा। दोबारा जब आप समझ लें दोबारा क्या बात हम कर रहे हैं कि एन एनालॉग टेक्निक जो कि अप्लाइड की जाती है जब आपके पास जो अवेलेबल बैंडविड्थ हर्ट्ज में है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, कंबाइंड बैंड ऑफ द सिग्नल जो आपने सिग्नल आगे ट्रांसमिट करने हैं, ठीक है। यानी तमाम सिग्नल्स को आप कंबाइन कर लें, उनकी बैंडविड्थ को कंबाइन कर लें और आप देखें कि आपके पास जो अवेलेबल बैंडविड्थ है वो उसकी वैल्यू बढ़ गई है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर आप ये वाली टेक्निक वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। होता क्या है, होता ये है कि द सिग्नल जनरेटेड बाय ईच सेंडिंग डिवाइस, यहाँ पे हम वो मॉड्यूलेशन का एक प्रोसेस करते हैं जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। वो हमारे क्या करेगा, वो आपको पता है कि एनालॉग कम्युनिकेशन है, तो एनालॉग के अंदर हमारे पास क्या होती है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि हमारे पास एक कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है जिसको CF कहते हैं या कैरियर सिग्नल कहते हैं, जो कि एनालॉग डिवाइसेस कि मतलब उसकी रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक हम उसको हाई लेवल हाई फ्रीक्वेंसी की एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम क्या करेंगे, हमने सिग्नल जो कि हर डिवाइस को आपने भेजना है तो हर डिवाइस के सिग्नल को जो सेगमेंट डिवाइस जनरेट करेगा उसको हम मॉड्यूलेट करेंगे डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो आपके पास जो अवेलेबल कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसको हम उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। उसको इसकी मॉड्यूलेशन कर देंगे डिवाइस की सिग्नल्स के मुताबिक। ये जो CF हैं दे आर सेपरेटेड बाय सफिशिएंट बैंडविड्थ टू अकोमोडेट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो अब CF की
हम कैसे सेपरेट करेंगे, मतलब इसकी अपनी बैंडविड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है ताकि वो एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल को एकोमोडेट कर सके। तो मैंने आपको ये बताया था। अब दरमियान में फिर हमारे पास इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपके पास स्टेप्स अनयूज बैंड, जिसको हम गार्ड बैंड्स कहते हैं, हमें फिर कुछ कुछ जो जो फ्रिक्वेंसीज हैं उसके लिए हमने ओवर, ताकि वो सिग्नल ओवरलैप ना हो। ठीक है, तो हम जिस हमने वो एफएम के अंदर हमने चीज़ों को डिस्कस किया था, एफएम सिग्नल के अंदर हम स्पेसिफिक कुछ एरिया, कुछ सिग्नल जो है वो कुछ जो सॉरी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम अनयूज लाते हैं ताकि उसके ऊपर हम कोई कम्युनिकेशन नहीं भेजते। सिर्फ इसलिए हम नहीं भेजते ताकि आपके जो सिग्नल्स हैं वो ओवरलैप ना हो। ठीक है, गार्ड्स, तो ऐसे सिग्नल्स को, ऐसे जो अनयूज बैंडविड्थ होती है उनको क्या कहते हैं, गार्ड बैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्ड बैंड्स। ठीक है, याद रखें। सो गार्ड बैंड्स दे आर दोज एम्प्टी पोर्शन ऑफ द बैंड। आप ये कह सकते हैं यानी ये वो बैंडविड्थ है जिसके ऊपर कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, जिसको हम किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम गार्ड बैंड्स कहते हैं। क्लियर है जी? चलिए, उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन है। ठीक है जी। FDM is an analog multiplexing technique which combines the analog signal, ये याद रखें, and it uses a concept of modulation discussed in chapter number, ये वही मेथड है मैंने आपको बताया जो हमने पिछले चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस कर चुके हैं। किस तरीके से कैरियर फ्रीक्वेंसी को आप मॉड्यूलेट करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं। ठीक है, तो ये एक एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है। तो जहाँ पे आपने एनालॉग कम्युनिकेशन करनी है तो एक तरीका आपके है कि आप उसको फ्रीक्वेंसी डिवीजन पे लिंक को फ्रीक्वेंसी बेस पे, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे ये देख लीजिए, ये उसका एक डायग्राम है। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है। अब ये देखिए हमारे पास ये मॉड्यूलेशन है, मैंने आपको शुरू में बताया था। ये देखिए हमने इसको इन्वेलप के तौर पे बना के भेजा। अब ये जो हमारा मॉड्यूलेटर असल सिग्नल है वो ये है, ये हमारा मॉड्यूलेटर है। ठीक है, जो कि कैरियर फ्रीक्वेंसी हमने जो अवेलेबल है उस मॉड्यूलेटर सिग्नल को हमने चेंज किया, कैरियर फ्रीक्वेंसी को चेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब ये सिग्नल देखिए बन गया है, ये हमारे पास दूसरे डिवाइस का सिग्नल है, हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से मॉड्यूलेट किया। ठीक है, और उसका उसका सिग्नल जो है वो ये बन गया। इस तरह ये तीसरा एनालॉग सिग्नल है, उसको इस तरीके से किया। ये तीन कैरियर फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर रहे हैं और ये उसका एनवेलप बन गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये वो प्रोसेस है एफडीएम का। ये देखिए, ये तीनों चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, आर हो रही है, कंबाइन हो रही है, ये मल्टीप्लेक्सिंग। और इस मल्टीप्लेक्सर आगे क्या करेगा, ये देखिए, ये देखें आप, ये एक कंबाइंड सिग्नल जो है ये तमाम डिवाइसेस का लिंक के ऊपर बना के भेज रहा है। ठीक है जी, प्रोसेस को समझ लें। मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस होता कैसे है, ईच सोर्स जनरेट्स अ सिग्नल ऑफ अ सिमिलर फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, हर सोर्स जो डिवाइस होती है वो सिग्नल बनाएगा एक खास फ्रीक्वेंसी रेंज का, सिमिलर फ्रीक्वेंसी रेंज का। इनसाइड द मल्टीप्लेक्सर, ये जो मल्टीप्लेक्सर होता है, these सिमिलर सिग्नल्स मॉड्यूलेट डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी F1, F2, F3। अब इसी मल्टीप्लेक्सर के अंदर होता क्या है, होता ये है कि ये जो सिग्नल्स आए हैं डिवाइसेस की तरफ से वो क्या करेंगे, आपके कैरियर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को मॉड्यूलेट करेंगे। मॉड्यूलेशन का मतलब तो समझते हैं, हमने जो शुरू में पढ़ा था, पल्स कोड मॉड्यूलेशन और ये सारी चीज़ें होंगी, फेज कोड वो भी। तो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। तो ये फ्रीक्वेंसी के अंदर हम चेंज ला रहे हैं, हम कैरियर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स सिग्नल। सोर्स सिग्नल क्या कर रहा है, मॉड्यूलेट कर रहा है अपनी कैरियर फ्रीक्वेंसी को अपने मुताबिक से। द रिजल्टिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स, they are then combined into a single composite signal। याद रखें, याद रखें, the resulting modulated signal जो है अब इसको कंबाइन कर रहे हैं एक सिंगल कंपोजिट सिग्नल में, which is sent out over the medium link which has enough bandwidth to accommodate। ठीक है, ये देखिए, ये ओरिजिनल डिवाइस का सिग्नल ये मॉड्यूलेट कर रहा है। मॉड्यूलेट किसको कर रहा है, कैरियर फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर रहा है। उस सूरत में कैरियर फ्रीक्वेंसी जो भी है, ठीक है। अब इसके लिए कैरियर फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, तो देखिए कहीं पे फ्रीक्वेंसी, ये देखिए फ्रीक्वेंसी है, ये देखिए फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। एम्पलीट्यूड को सेम है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन, फ्रीक्वेंसी चेंज हमने पढ़ी ना, फ्रीक्वेंसी एफएसके जिसके अंदर हम कहते हैं। तो हमने फ्रीक्वेंसी में चेंज लाई। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी में चेंज लाई। ठीक है, और ये देखिए इनवेलप बन गया। ये डिवाइस
ये एक कंबाइंड सिग्नल मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाएगा, ये दूसरा डिवाइस बनाएगा, ये तीसरा डिवाइस बनाएगा। अब ये पूरा एक मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, इन तमाम डिवाइसेस के सिग्नल्स को कंबाइन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लेक्सर है, ये जो प्लस लगा हुआ ये मल्टीप्लेक्सर है। इसको ये तीनों सिग्नल इस तरीके से मिल रहे हैं। आगे क्या करेगा, ये सिंगल कंपोजिट सिग्नल बनाएगा। हमने शुरू में पढ़ा था कि आपके पास एक सिंपल साइन वेव होती है, लेकिन डाटा कम्युनिकेशन के अंदर हमने बताया कि आपको कंपोजिट सिग्नल की जरूरत पड़ती है। कंपोजिट सिग्नल का मतलब क्या होता है, एक बड़ा सिग्नल जहाँ पे जिसके अंदर बहुत सी वैल्यूज आती है, एक बड़ा सिग्नल बनेगा। तो मल्टीप्लेक्सर आपका ये सिग्नल बना रहा है, ये बाकायदा बुक में आप इसको पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक सिग्नल बना, ये किसने बनाया, ये मल्टीप्लेक्सर ने बनाया। ये सिग्नल बना के फिर वो आगे लिंक के ऊपर भेजेगा। ठीक है जी, ये याद रखें, ये प्रोसीजर है, ये एफडीएम का प्रोसेस है। जैसे एफएम के अंदर देखें हमने जाए तो हमने दरमियान में गार्ड, ये देखें जैसे मैंने बताया था ये हमारा गार्ड्स बैंड है। तो एक फ्रीक्वेंसी ये है, ये है, तो हम दरमियान में इसी तरीके से यहाँ पे भी हम करते हैं कि जो आपके पास अवेलेबल बैंडविड्थ है जो आपको मिली है उसमें चेंजेस ला के उसमें आप क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से आप कुछ फ्रीक्वेंसी जो है वो एम्प्टी रखते हैं, उसके ऊपर आपने कोई उसको किसी भी मॉड्यूलेशन के लिए या ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल में नहीं लाना। तो आपकी ये जो 9 स्टेशन आपको नज़र आ रहे हैं येलो येलो वाले, ये आपके गार्ड बैंड्स कहते हैं, ये गार्ड बैंड्स। आप दूसरी तरफ देखें तो डीमल्टीप्लेक्सिंग का प्रोसेस क्या होगा, डीमल्टीप्लेक्सिंग का प्रोसेस क्या होगा, ये होगा जी, द डीमल्टीप्लेक्सर uses a series of filters to decompose the multiplex signal into its constituent component signal। ठीक है, अब ये दोनों प्रोसेस आपने समझने हैं, ये दोनों जो है इस एफडीएम का हिस्सा है, ये आपने समझना है। मैंने आपको पहले क्या बताया, मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर पहला तो क्या प्रोसीजर होगा कि हर डिवाइस जो सिग्नल होगा, अब वो डिवाइस का जो मॉड्यूलेटर सिग्नल है वो अपनी कैरियर फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी की बुनियाद के ऊपर कैरियर फ्रीक्वेंसी के मुताबिक कैरियर चेंज करेगा, उसको मॉड्यूलेट करेगा और नया सिग्नल मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाएगा। तो हर डिवाइस सेपरेट मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाएगा। मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, इन तमाम डिवाइसेस के मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को कंबाइन करेगा और बड़ा एक सिंगल कंपोजर सिग्नल बनाएगा और उसकी बैंडविड्थ इतनी होगी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, जितनी उसकी अवेलेबल उससे कम होगी तो आपको पूरा कर सके। जब रिसीविंग सेट के ऊपर आएगा तो जो डी मल्टीप्लेक्सर है वो क्या काम करेगा, वो देखें, द डी मल्टीप्लेक्सर यूजेस अ सीरीज ऑफ फिल्टर्स। अब डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मुख्तलिफ फिल्टर्स लगाता है, उसके पास फिल्टर्स होते हैं। क्यों कि डी मल्टीप्लेक्सर को कौन सा सिग्नल मिल रहा है, एक सिंगल कंपोजर सिग्नल मिल रहा है, सिंगल कंपोजर सिग्नल मिल रहा है। बात समझ आ रही है, जिसके अंदर तमाम डिवाइसेस के सिग्नल मौजूद हैं, वहाँ पे फिल्टर लगते हैं, वहाँ पे वो फिल्टर करेगा। फिल्टर समझते हैं ना, फिल्टर होते हैं, क्यों फिल्टर करेगा, ताकि वो अपने डी मल्टीप्लेक्स सिग्नल को डीकम्पोज करे और उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट सिग्नल में तोड़े। तो एक तरफ कॉम्बिनेशन होती है, दूसरी तरफ डीकम्पोजिशन होती है। एक तरफ कंपोजिट हम बनाते हैं, कंपोजिशन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं वो से सिग्नल से एक बड़ा सिग्नल। लेकिन डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है, बहुत बड़ा सिग्नल उसको एक मिलेगा लेकिन उसको डीकम्पोज करेगा उसके जो उसके अंदर सिग्नल मौजूद है। द इंडिविजुअल सिग्नल दे आर देन पास टू अ डीमोडुलेटर। हर इंडिविजुअल सिग्नल जो है वो डीमोडुलेटर से पास होगा, दैट सेपरेट्स देम फ्रॉम देयर कैरियर्स, जो उसको कैरियर से सेपरेट करते हैं, एंड देन पासेस देम टू द आउटपुट लाइंस, और फिर आगे आउटपुट लाइन को पासेस कर लेते हैं। ये देखें जी, ये आपके पास एक और देखें, ये वो तरीका है, ये वो सिग्नल था जो हमने लिंक के ऊपर भेजा था, जो मल्टीप्लेक्सर ने भेजा है। अब ये आपके पास क्या है, ये डी मल्टीप्लेक्सिंग का प्रोसीजर है। तो डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, आपके पास डी मल्टीप्लेक्सर के अंदर ये आपके पास ये पूरा एक पूरा प्रोसीजर बताया है। जब ये सारे का सारा सिग्नल आएगा तो यहाँ पे इस पर फिल्टर लगे होते हैं, यहाँ पे देखें, तो पहले एक सिग्नल था, अब उसके फिल्टर के मुताबिक हमने उसको यानी फिल्टर कर, फिल्टर समझते हैं जिससे वो छानने से छानने को फिल्ट्रेशन जहाँ पे हम करते हैं, तो यहाँ पे उसके मुताबिक फिल्टर लगे होते हैं। तो उस फिल्टर का क्या काम है, उस फिल्टर का ये काम है कि ये जो सिग्नल एक आया है इसको उसके हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो हर फिल्टर क्या करेगा, उसके अंदर जो असल में जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको फिल्ट्रेट करेगा, फिल्टर निकालेगा। ठीक है,
फिर क्या करेगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा, डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, डीमॉड्यूलेट करेगा। तो देखें आपके पास ये जो इस तरफ सिग्नल आया है, ये देखें डीमॉड्यूलेट किया कैरियर फ्रिक्वेंसी के मुताबिक, और वो सिग्नल उसने आगे भेज दिया उस डिवाइस को जो उससे बिलोंग करता है। ये इसको भेज दिया तो ये बन गया, ये आगे जो है रिसीविंग आपके पास है। ये सारे एक प्रोसीजर होता है। ये देखें जी, ये देखें ये क्या है, ये सिंपल सी एग्जांपल है, मैंने बुक से ली है। Assume that a voice channel occupies a bandwidth of 4 किलोहर्ट्ज। मतलब हमारा एक वॉइस चैनल है जो कि 4 किलोहर्ट्ज का बैंडविड्थ लेता है। We need to combine 3 voice channel into a link with a bandwidth of 12 किलोहर्ट्ज। ठीक है, हमने इन 3 वॉइस चैनल को कंबाइन करना है और हमारे पास लिंक की बैंडविड्थ मौजूद है 12 किलोहर्ट्ज। और इसकी रेंज क्या है जनाब, 20 से 32 किलोहर्ट्ज तक की रेंज है। जो अवेलेबल उसको रेंज मिली है 20 किलोवाट से लेकर 32 किलोवाट, टोटल 12 किलोवाट की क्या है रेंज है। शो द कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग द फ्रीक्वेंसी डोमेन, उसको आप फ्रीक्वेंस करें और फर्ज करें, मतलब यहाँ भी ये फर्ज करें कि इसमें कोई गार्ड्स बैंड। तो देखिए ये हमने क्या किया, ये हमारे पास है, ये देखिए ठीक है। तो 20 से लेकर 32 तक हमारी, तो हम 4 किलोवाट का है। तो ये देखिए पहले डिवाइस के लिए 20 से 24, ठीक है। अगली 25 से, मतलब कोई 24 से 28 कर ले, या 25 से 28 कर ले, 29 से 32 कर ले, ठीक है। तो ये वही है ना, 20 से 33 कर लेना, इस तरह की रेंज बन जाए। तो ये आपके पास ये क्या बन गई, 4 किलोवाट की आपने एक सिग्नल बना दिया, ठीक है। 20 से 24, ठीक है, 20 से 23, सही है जी, 24 से 27, ठीक है, और 28 से 32, सही है। तो ये देखिए हर डिवाइस के लिए आप, ये आपके पास अवेलेबल डिवाइसेस हैं, यानी ये 3 आपके वॉइस चैनल हैं। इन 3 वॉइस चैनल को आपने इस तरीके से कर दिया, शिफ्ट टू कंबाइन। अब आपने क्या कर दिया, ये बन गया, ये दूसरा आ गया, ये शिफ्ट, ये बैंडविड्थ लेंगे। आपने क्या किया, शिफ्ट किया और कंबाइन कर दिया। जब कंबाइन किया तो देखिए ये पूरी तकरीबन बैंडविड्थ के मुताबिक आपको एक स्पेक्ट्रम बता दिया, यानी आपके पास वो कंबाइन सिग्नल चला। ये सिग्नल लिंक आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया। दूसरी तरफ क्या है, देखें ये आपके पास डीमल्टीप्लेक्सिंग, यहाँ पे क्या है, बैंड पास फिल्टर, इसको कहते हैं बैंड पास फिल्टर्स, ठीक है। ये बैंड पास फिल्टर्स को ये नाम है, मतलब बैंड पास होते हैं। ये क्या करते हैं, फिल्टर करेगा और शिफ्ट करेगा, ठीक है। वहाँ पे शिफ्ट किया और कंबाइन किया, यहाँ पे क्या किया, हर फिल्टर 20 से 24 का 4 किलोहर्ट्ज का पैकेज निकालता जाएगा, और यहाँ पे जो अवेलेबल डिवाइस है उसको आगे सेंड करता जाएगा। हमने क्या लिखा, वी शिफ्ट या मॉड्यूलेट ईच ऑफ 3 वॉइस चैनल्स टू अ डिफरेंट बैंडविड्थ। We use the 20 to 24 for the first channel, 24 से 28 for the second channel, and 28 से 32 third channel, ठीक है। इसको हम डायग्रामेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह आप अगर देख लें, एक और एग्जांपल आप देख लें, 5 चैनल्स हैं, ईच विद 100 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ है, ठीक है, आर टू बी मल्टीप्लेक्स टुगेदर। कहते हैं कि हमने हमारे पास 5 चैनल, ठीक है, और हमने उसको मल्टीप्लेक्स करना है। हर चैनल की बैंडविड्थ कितनी है, 100 किलोहर्ट्ज। What is the minimum bandwidth of the link if there is a need for a guard band of 10 kilohertz between the channels to prevent it? और फिर हमने दरमियान अब बताएं कि हमें कितनी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होगी पूरे लिंक के लिए, और जिसके अंदर हमने 10 किलोहर्ट्ज के क्या रखने, गार्ड बैंड भी रखने। तो देखिए फॉर 5 चैनल्स वी नीड एटलीस्ट 4 गार्ड बैंड्स। मतलब आपको पता है कि आपको कितने बैंड चाहिए, 4 गार्ड बैंड चाहिए ना, क्योंकि 5 चैनल है तो 5 के लिए कितनी सेपरेशन होनी थी, 4। इट मीन्स दैट द रिक्वायर्ड बैंड क्या होगी, 5 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10, ठीक है, 540 किलोहर्ट्ज। ये देखिए आपके पास यहाँ से जो भी मतलब अवेलेबल है, तो ये 540 किलोहर्ट्ज। तो ये देखिए 100 किलोहर्ट्ज का एक चैनल, 10 किलोहर्ट्ज का गार्ड बैंड, फिर 100 किलोहर्ट्ज का दूसरा चैनल, ठीक है, फिर 10 किलोहर्ट्ज का गार्ड बैंड, फिर ये, तो ये 5 चैनल्स हैं। तो आपको कितनी अवेलेबल बैंडविड्थ चाहिए, 540 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ चाहिए, अगर आपने ये 5 चैनल जो है के बीच। आप इसकी एप्लीकेशंस देख लें, तो एप्लीकेशन जो है ये तो बहुत है, ठीक है। जैसे पहले वक्तों में तो खैर डिजिटल टेलीफोन आ गया, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी चेंज होगी, लेकिन पहले वक्तों में जब हमारे पास डिजिटल टेलीफोन नहीं थे, तो हमारी जो एनालॉग टेलीफोन लाइन्स थी, जब नए नए टेलीफोन बने थे, पुरानी बात नहीं, तो एनालॉग टेलीफोन लाइन्स होती है, तो हमारे पास जो डिजिटल है, तो एनालॉग टेलीफोन लाइन्स वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। ये AM FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग,
इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैंने अभी आपको बता दी। तो अब आपके पास क्या होती है कि हमारे पास जितने भी हम ये चैनल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपके पास आप जिस तरह रिसीविंग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने अब ये जैसे रेडियो पाकिस्तान है, ये वो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जिससे मैंने आपको बताया, तो वो क्या करती है, वो हर एक को अपनी सेपरेट जितनी इसको रिक्वायरमेंट होती है बैंडविड्थ की वो दे देते हैं, और कहाँ से कहाँ तक है ये उसका भी देते हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर मतलब ये भी हो सकता है कि जब आपके पास एक से ज़्यादा चैनल है, उसको आप मॉड्यूलेट कर सकते हैं। टीवी ब्रॉडकास्टिंग, केबल टीवी क्या होते हैं, केबल यहाँ पे मैं मेंशन करते चले, ठीक है, केबल टीवी जो होती है, तो केबल टीवी भी आप देख सकते हैं। तो देखिए मिसाल के तौर पे आप हर जगह पे इस्तेमाल होती है, ये मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली हर जगह पे इस्तेमाल होती है। देखिए मिसाल के तौर पे जिस तरह आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो आपके घर में एक डीएसएल मॉडेम लगा हुआ, आपके मॉडेम के अंदर भी आपके मॉडेम के अंदर भी आपके कंप्यूटर के अंदर भी मल्टीप्लेक्सर लगा है, आपके मॉडेम के अंदर भी मल्टीप्लेक्सर लगा है, जो आपका डीएसएल मॉडेम है उसमें भी मल्टीप्लेक्सर लगा है। देखिए मल्टीप्लेक्सर क्यों लिया है, मिसाल के तौर पे आपके घर में 4 कंप्यूटर हैं, या ये 2 कंप्यूटर हैं, 2 मोबाइल हैं, लेकिन आपके जो दोनों कंप्यूटर 2 मोबाइल जो है वो किसके साथ कनेक्ट है, डीएसएल मॉडेम के साथ कनेक्ट है। तो आपका जो कंप्यूटर है, जो आपका मोबाइल है, ठीक है, वो सारे के सारे किसके साथ कनेक्ट है, मॉडेम के साथ कनेक्ट है। तो हम सारी इन्फॉर्मेशन किसको दे रहे हैं, हम इंटरनेट कौन दे रहे हैं, डीएसएल मॉडेम दे रहे हैं, ठीक है। तो हम चारों की चारों इन्फॉर्मेशन किसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम आगे किसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, मॉडेम को फॉरवर्ड कर रहे हैं। समझे नहीं बात, मॉडेम क्या कर रहा है, हमारी चार इन्फॉर्मेशन को ले रहा है, ठीक है। तो इसे मैं आपको मल्टीप्लेक्सिंग की एडवांटेज बता रहा हूँ, क्लियर है। अब वो जो मॉडेम है आगे उसको किस तरीके से बेचता है, उस मॉडेम के अंदर जो मल्टीप्लेक्सर या डी मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर वो कौन सी है एफडीएम पे, वो कौन सी फ्रिक्वेंसी पे टाइम डिवीजन पे करते हैं। अगर वो डिजिटल है तो उस पर करेगा, ठीक है। इसे ना टीवी ब्रॉडकास्टिंग जो जिससे वो टीवी के चैनल होते हैं, केबल तो खैर नहीं है क्योंकि डिजिटल फॉर्म में आ गई, लेकिन जो पहले वक्त में हम जो घरों में टीवी लगाते थे, ठीक है, एंटीना आपने टॉप पे लगाया, नीचे कंप्यूटर टीवी के साथ जो है वो यानी केबल लगाई है ऊपर से, ठीक है। तो उस वो जो एंटीना है आपके जो कैप्चर कर रहा है, आपने क्या करना है, आप देखिए आप उसके एंटीने के ऊपर जो मल्टीपल स्क्रीन लगा रहे हैं, वो जो केबल है जो आपके जैक आपने टीवी के साथ लगाया, मैं केबल टीवी की बात कर रहा हूँ, मैं सिंपल टीवी की, तो उसके अंदर भी आप देखिए तो आपके पास जो टीवी की ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन है, ठीक है, पहले जो वक्तों में होती है एनालॉग होती है, ठीक है। तो आपका जो टीवी है आपने जिस टीवी के साथ आपने उसको अटैच किया हुआ, आपने जिस टीवी के साथ उसको अटैच किया है, ठीक है, वो क्या है, वो आपने उसको तो अब आपने क्या करना होता है, आपने सिर्फ उसकी ट्यूनिंग करनी होती है। तो जिस जिस ट्यूनिंग के ऊपर जो जो फ्रिक्वेंसी अवेलेबल होती है वो कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो हर हर फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपका एक चैनल आ रहा है, तो उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर आप उसकी ट्यूनिंग करके उस चैनल को क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं और आगे चले जाते हैं। तो इस किस्म की एप्लीकेशन जहाँ पे एनालॉग कम्युनिकेशन होती हैं, ठीक है, उसको हम हमारे पास यूज़ की एप्लीकेशंस में हैं। तो ये आज का हमारा ये टॉपिक था, ठीक है। हम ने आज मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ा, और मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर हमने सिर्फ फर्स्ट टेक्निक पढ़ी जो कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह क्लियर होगा।